हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। अनुराग जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने रूरल इकोनॉमी का ज़रूर जिक्र किया, आपसे थोड़ी देर पहले मैं भी उसकी बात कर रही थी, लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा था कि और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर आप बेट करते हैं, स्पेशली फीमेल्स या फिर किसान, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर बढ़ाने हैं तो उसको लेकर क्या ऐलान, एमएसएमईज, और ज़्यादा बेट आपकी किस पर है, किस सेक्टर पर है? देखिए, आज ये चर्चा हो रही है, जब तक बजट नहीं आएगा तब तक मोस्टली चर्चा इस चीज़ पे होगी कि क्या उम्मीदें हैं। और ऐसी एक इंटरेस्टिंग उम्मीद के बारे में बताता हूँ कि चैम्बर ऑफ ट्रेड जो संस्था है, उसने ये डिमांड किया है कि इनकम टैक्स का जो नाम है वो बदलकर राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि कर दिया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि इनकम टैक्स जब कोई देता है तो उसको लगता है कि हमारी कमाई है, हम क्यों दें। जब इसको राष्ट्र निर्माण सहयोग राशि किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को एक प्राउड मूवमेंट फील होगा जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी एक बड़ा चैलेंज है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ से अधिक है, और जो टैक्स पेयर्स हैं वो कुछ करोड़ में है, चंद करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। और तो ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए जो एक सुझाव दिया गया है कि इनकम टैक्स का नाम बदलकर राष्ट्र निर्माण सहयोग राशि निधि कर दिया जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि इसकी चर्चा की जाए, कहीं ना कहीं आज या कल इसके ऊपर विचार होगा तो बेहतर होगा। अब हम लोग चलते हैं कि आपका जो सवाल था कि किस तरीके से इस बजट में और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे फोकस रहेगा। मेरा एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कृषि क्षेत्र को किस तरीके से डेवलप किया जाए। देखिए, आज भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है गाँव में, वो बहुत ज़्यादा कृषि पे डिपेंडेंट होती है। और लेकिन पिछले 15-20 सालों से क्या हो रहा है कि देखा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र अभी भी उस पुराने तकनीक से चल रही है, उस पुराने ट्रेंड से चल रही है। आज भी कृषि क्षेत्र में एक बड़ी समस्या क्या है कि कोई नई चीज़ अगर आती है तो उसको अडॉप्ट करने की क्षमता नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये होती है कि जो वहाँ के लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, उनका जो साक्षरता दर है वो कम है, वो पढ़े लिखे कम हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं। पिछले बजट में करीब 20,000 करोड़ का बजट केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को और एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए दिया गया था। मेरा मानना है कि आज उस चीज़ का और विस्तार होना चाहिए, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाले स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। देखिए क्या होता है कि आज अगर एग्रीकल्चर में बात किया जाए तो मोस्टली जो फार्मर्स हैं, करने दीजिए, ये कैबिनेट बैठक की तस्वीरें हैं जहां पर आपको हरदीप सिंह पुरी नजर आ रहे हैं, इधर अमित शाह आपको नजर आए, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, निर्मला सीतारमण आपको नजर आ रही हैं। और इसी के साथ, क्योंकि अब इस मीटिंग के दौरान जो एक औपचारिक अप्रूवल होता है वो इस बजट को मिल चुका है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल चुकी है। अब इसके बाद ही ठीक 11 बजे निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करने वाली हैं। ये तस्वीरें कैबिनेट की बैठक की आ चुकी है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की, उनसे मुलाकात के बाद वो संसद भवन पहुंची। संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वो शामिल हुई। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है और अब से थोड़ी ही देर बाद 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। ये बजट पेश होगा अब से थोड़ी देर बाद। और जैसे कि हम अलग अलग सेक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से उन सेक्टर्स में बड़े ऐलानों की संभावना है, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण आया, उन आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़े रखे गए। सबसे ज़्यादा नौकरियों को लेकर चर्चा होती है, नौकरियों का सृजन करना बहुत महत्वपूर्ण है, और वही नौकरियों का सृजन करने के साथ साथ हम जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना संजो रहे हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। कुणाल गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप फाउंडर हैं माउंट टैलेंट एंड रोजगार.com के। कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो एक आपका जेनरिक व्यू लूंगी आज के इस पेश होने वाले बजट को लेकर। हमने तस्वीरें देखी, राष्ट्रपति ने दही चीनी खिलाई निर्मला सीतारमण को, तो क्या कुछ मीठा हो जाएगा उसके बाद? मीठे की बहुत उम्मीद है, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से भारत इस समय जो चर्चा भारतवर्ष में चल रही है विकसित भारत को लेकर और विकसित देश बनाने को लेकर, उसमें कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें अभी भी बहुत सारे लैंडमार्क रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। दिक्कत अब आने वाले इस अगले 5 साल में सबसे बड़ी ये रहेगी कि कोalition में क्या गवर्नमेंट बड़े बड़े कदम उठा पाएगी, क्या लैंडमार्क रिफॉर्म्स उठा पाएगी।
फिलहाल इस बजट से और गिरती हुई कंजम्पशन, जैसे कल भी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें कंजम्पशन जो इस देश की कम हो गई है, उसके ऊपर फोकस करने के लिए आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा लोगों के हाथ में। उसके लिए लोगों की उम्मीद है कि इनकम टैक्स दर गिरेंगी। कुछ ऐसी उम्मीदें ऐसी भी लगाई जा रही हैं कि जो आम जनता जिन सामानों को यूज़ करती है उसकी GST दरें कम करी जा सकती हैं। और कहीं ना कहीं हमें एक जो बार बार एक क्वेश्चन बार बार उठ के आता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाई जाए। तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, भले ही वो रिटेल हो गया, भले ही वो टूरिज़्म हो गया, भले ही वो टेक्सटाइल्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हम एग्रीकल्चर ओरिएंटेड सेक्टर की हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारे सेक्टर्स के ऊपर अपने को फोकस करते हुए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आज देखा जाएगा कि क्या क्या बजट में पेश होता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर ओरिएंटेड सब्सिडी एक MSME सेक्टर को मिलना चाहिए। जैसे कोविड के बाद गवर्नमेंट ने एक PF एम्प्लॉयर साइड का PF उठाने की कोशिश करी थी, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं वुमेन एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए जो इस टाइम पे हमारे देश में केवल 25% है एज कम्पेयर टू चाइना जो 62% पे खड़ा हुआ है। सो कहीं ना कहीं उस दर को उठाने के लिए एम्प्लॉयर ओरिएंटेड इंसेंटिव, नॉट जस्ट ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड इंसेंटिव के अलावा एम्प्लॉयर ओरिएंटेड इंसेंटिव कि जो एम्प्लॉयर एडिशनल एम्प्लॉय हायर करते हैं, जैसे आपने अभी बताया 80 लाख लोगों के हिसाब से हमें नौकरियां बढ़ानी है, तो अगर हम उसे स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर स्टेट में करीबन 2 लाख के आसपास नौकरियां बढ़ानी है। इसको एक माइक्रो लेवल पर लेके जाएं तो जो एम्प्लॉयर नए व्यक्तियों को हायर करते जा रहे हैं उनको क्या इंसेंटिव दिया जा सकता है। अब एक बहुत बड़ी पॉलिसी है मैटरनिटी पॉलिसी, जिसकी वजह से वुमेन एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है हमारे देश में। तो क्या गवर्नमेंट उसको उठाना चाहेगी? एक बहुत बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। अगर आज गवर्नमेंट मैटरनिटी बेनिफिट उठा ले तो कोई भी व्यक्ति आपको कॉमन सेंस से बता देगा कि एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट ऑफ वुमेन वो आराम से और कुछ नहीं तो 25% तक बढ़ सकता है। बड़ा सिंपल, कोई भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करेंगे। सेफ्टी एक और बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कुछ स्टेट्स में सेफ्टी के ऊपर काम होता है, कुछ स्टेट्स में सेफ्टी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर अभी भी एक कल्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। कल्चरल रिफॉर्म कैसे आएगा? एजुकेशन से आएगा, अवेयरनेस से आएगा, बड़े छोटे छोटे कदम लेने से आएगा। क्या क्या लेकिन आपको लगता है कि ये जो छोटे छोटे कदम जो आप कह रहे हैं, छोटे पर बहुत महत्वपूर्ण, ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है? जी बिल्कुल एब्सोल्युटली नेग्लेक्टेड है। आज हम एजुकेशन की बात करते हैं, आपके प्रोग्राम पे अभी इससे पहले भी बात हो रही थी स्किल डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, कहने की बड़ी बड़ी बातें हैं, बट आप मानिए चाइना में 1950 के दशक में ये सब हो चुका था। तो जब उनकी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई 1980s में, 1990s में, तब तक वहाँ के जो व्यक्ति था, आम व्यक्ति था, उसका एजुकेशन का दर आज के हमारे एजुकेशन के दर से तब भी ऊंचा था। कहीं ना कहीं फोकस ऑन स्टेम एजुकेशन, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पे जब हम बात करते हैं, आगे बढ़ने वाले जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें स्टेम एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। स्किल डेवलपमेंट इज ए एडिशनल थिंग कवर अप करने के लिए, जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वीक रह जाती है, वहाँ पे उसको कवर करने के लिए आप बहुत ज़्यादा जो आपका स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, उसको सक्षम करने के लिए आप उसमें अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग्स को लेकर काम करते हैं। ये काम एम्प्लॉयर्स भी कर सकते हैं, कंपनियां भी कर सकती हैं, ठीक है, उनको सही इंसेंटिव मिले तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अप्रेंटिसशिप स्कीम बड़े अच्छे से इंडस्ट्री ने अडॉप्ट करी है, उसमें गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, कुछ व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर अपने में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आपने इन बातों का जिक्र किया राजीव जी, मतलब तकनीकी तौर पर, मैं प्रैक्टिकली तौर पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये सब कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर हम ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की तरफ से अगर अपना योगदान रहेगा तो जो हम राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान की बात करते हैं, कम से कम वो कर सकते हैं। एम्प्लॉय की तरफ से हो सकता है, जैसा कि सर ने कहा। लेकिन क्योंकि अभी चाइना का जिक्र किया गया, मैं बात करती हूँ ओवर टाइम काम के रेट की, जो कि 100% है, चीन में 50% है। इससे आपको लगता है अमेरिका और चीन में ये 50% से 2 गुना है लगभग। तो इससे क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कोई इम्पैक्ट होता है? आपको लगता है कि इससे ज़्यादा फर्क उन चीज़ों पर पड़ता है? इसमें भी एक बदलाव की तैयारी की जा सकती है? सबसे पहला तो मेरे ख्याल से मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो अभी एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था कि 80 लाख जॉब्स क्रिएशन की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अगर हम पीछे का डेटा देखें तो 10 साल में तकरीबन 9 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए थे। तो कोई ऐसी भारी बात नहीं है 80 लाख जॉब्स का क्रिएशन। दूसरा मेरा मानना ये है कि जॉब क्रिएशन होगा जब इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा। जॉब इसलिए कोई नहीं देगा कि उसे इंसेंटिव मिल रहा है जॉब देने के लिए,
अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा तो जॉब्स क्रिएट करूंगा। हो सकता है मुझे इंसेंटिव मिले तो मैं और उसको बेटर करूं, बट आई डोंट थिंक कि उससे मेरा डिसीजन वहाँ से आएगा। मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग हम करते हैं, तो मेरे ख्याल से जॉब क्रिएशन विल हैपन जब इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। तो मेरे ख्याल से बजट में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एम्फेसिस होगा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को बेटर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को इंसेंटिवाइज करने के लिए, उनकी PLIs, उनके ये सब चीज़ें होंगी, और जॉब क्रिएशन उसका एक आउटकम है। दूसरा, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जॉब क्रिएशन हम जब भी बात करते हैं हमें लगता है कि हम फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जॉब क्रिएशन रियल सेंस में होती है जब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक और देश के कोने कोने तक पहुंचती है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। आप टूरिज्म का इंप्रूवमेंट होता है फॉर एग्जांपल, तो जॉब क्रिएशन होती है राइट अप टू द बॉटम। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है बहुआयामी रूप से बजट को देने की कोशिश करता है। आई थिंक इट हैज़ बीन गोइंग ऑन लाइक दैट। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, अभी भी मैं यही कह के आया हूँ कि लेकिन जो चल रहा है वो अच्छे से चले। लेकिन एक बात सर मैं आपको कहूँ कि हम जब भी बजट पेश होने वाला होता है, बिकॉज इट्स बिन नाउ ईयर्स आई एम कवरिंग द बजट, लेकिन होता क्या है कि बजट से पहले आप उम्मीद करते हैं इस सेक्टर को ये मिलेगा, इसको भी ये मिल जाएगा, सबको सब मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब बजट आता है तो एक बैलेंस बजट डेफिनेटली देखने को मिलता है और हर सेक्टर को बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आपका टेक, आपका बेट कौन से सेक्टर पर सबसे ज्यादा जरूरी है, खास तौर पर जो विजन है सरकार का दूरगामी परिणामों को लेकर, सरकार कौन से कड़े फैसलों के साथ चलेगी, और दूसरा एक मामूली टैक्स पेयर को क्या कोई राहत मिलेगी? इट्स लॉन्ग ओवरड्यू। ये क्वेश्चन मैं हमेशा इसको दूसरी तरह से देखता हूँ कि 2-2.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, हाँ, बस। और शायद डिस्कशन जो करते हैं वो सब टैक्स पेयर होते हैं। मैं भी देती इसलिए हूँ। इसलिए हमारा विचार टैक्सों की तरफ ज्यादा रहता है। पर एक्चुअली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल अगर आप देश में देखेंगे, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेड हमारी स्टोरी चल रही है, प्रॉपरली थॉट आउट है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा उससे बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं। जैसे हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है, उससे हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव होती है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक होती हैं। प्लस जो वो 2% लोग हैं उसकी बात छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, टैक्सेशन में मुझे लगता है बेनिफिट मिलेगा वैसे इस बार। वो इसलिए लगता है, हाँ। मुझे इस बार लगता है, लास्ट टाइम मैंने कहा था नहीं मिलेगा, इस टाइम मुझे लगता है मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि टैक्स बॉयंसी बहुत अच्छी है, हमारी टैक्स कलेक्शन एज अ परसेंटेज बेटर हुई है, टैक्स कलेक्शन टू GDP रेशियो भी बेटर हुआ है, और एल्बो रूम है इस टाइम थोड़ा सा टैक्स कंसेशंस देने का। और वो टैक्स कंसेशन देने से ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कंज्यूमरिज्म की स्टोरी को बढ़ाता है। 2 साइडें हैं, एक सप्लाई साइड और एक कंजम्पशन साइड। मुझे लगा इंडिया ने जो फॉलो किया कोविड और उसके बाद, वो सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन्ड रखने की कोशिश करी, विच वाज अनलाइक द वेस्ट में बहुत कंजम्पशन साइड को देखा गया और उससे कोई परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए। और ऐसे इवेंट्स 100 साल में एक बार होते हैं, तो किसी को पीछे क्या हुआ ये पता नहीं होता। आई थिंक हमारे जितने भी, मैं उस टाइम संजीव सान्याल जी से कई लोगों से मिला, उनका बड़ा स्ट्रेट व्यू था कि हम कंजम्पशन साइड को नहीं देख रहे हैं, हम सप्लाई साइड को देख रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि वो वाली साइड ठीक हो गई है, अभी मुझे लगता है कि कंजम्पशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टैक्स रिलीफ्स दिए जा सकते हैं, दिए जाने चाहिए। बट बाकी उस बड़ी स्टोरी में इसका कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक वो कहते हैं कि एक चींटी भी बहुत फर्क पैदा कर सकती है। तो अगर थोड़ी भी राहत मिलती है, क्योंकि जब हम इस टैक्स की बात करते हैं सर, तो ऑब्वियसली हम ऐसे बहुत सारे देशों को भी देखते हैं जो टैक्स के लिए 1 रुपया नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी रन करती है। फिर उसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं शामिल जो कि टैक्स के पर्सपेक्टिव से पैसा नहीं लेती है। वो डिपेंड करता है कि अब आप अगर आप ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, तो आप तेल निकाल के काम चला लेंगे, अदरवाइज आपके देश को रेवेन्यू चाहिए। देखिए बड़ा सिंपल है, देश को एक रेवेन्यू चाहिए, उसी रेवेन्यू से रोड्स बनेंगी, उसी रेवेन्यू से डेवलपमेंट होगा,
और रेवेन्यू स्टोरी मुझे लगता है बहुत अच्छी चल रही है। आज से 5-6 साल पहले हम मेरे ख्याल 15-16 लाख करोड़ की बात करते थे, आज 38-40 लाख करोड़ की बात करने लगे हैं। तो वो रेवेन्यू स्टोरी ठीक चल रही है, उस रेवेन्यू का ठीक यूटिलाइजेशन हो रहा है, सब डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स और ये सब आने से उसकी एफिशिएंसी बहुत बेटर हुई है। तो मेरा मानना है जो कर रहे हैं वो अच्छे से करते रहें, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। और आपने कहा था किस सेक्टर पे ज्यादा जोर होगा, मुझे अभी भी लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा जोर होगा। और हो सकता है कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होता है, जैसे टेक्सटाइल्स है या ऐसी कुछ चीजें हैं, उनके ऊपर हो सकता है कुछ बेटर हो। ठीक है, अमित गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीए। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हालांकि ब्रेक का वक्त होने वाला है, लेकिन आपसे एक क्विक रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। आज पेश होने वाले बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि अब सिर्फ 10 मिनट का वक्त है और वो पिटारा खुलेगा, उस पिटारे से किसके लिए क्या निकलेगा ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन उम्मीदों का दिन है तो उम्मीदें तो कर ही सकते हैं आज हम। देखिए, निश्चित रूप से उम्मीदों का दिन है और हमेशा ही, क्योंकि मोदी 3.0 जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही बताया कि ये एक रोड मैप है, ये 2047 का बजट है और हमें 2047 को ध्यान रखना है। हमने पिछले 1-2 साल पहले जब 5 ट्रिलियन का नारा दिया था सरकार ने, मोदी 3.0 में शायद ये उसका रोड मैप क्रिएट हो रहा है। और अब हम बात करते हैं एक विश्व में आर्थिक शक्ति बनने की, तो निश्चित रूप से इस सरकार का पहला बजट जो 3.0 गवर्नमेंट का है उसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, ना केवल व्यापारी वर्ग को, निश्चित रूप से महिलाओं को और करदाता को सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसमें है कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो जाएगा, और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म होता है और केवल न्यू टैक्स रिजीम बचता है, यानी नई कर संख्या बचती है, प्रणाली बचती है, तो उसके अंदर क्या रिलीफ मिलने वाला है। मुझे ये लगता है कि 15 लाख से ऊपर की आय में जो अभी 30% हायर ब्रैकेट चल रहा है, इस बार वहाँ पर कुछ 25% या उसका शायद लिमिट बढ़ेगा और वहाँ पर कुछ बेनिफिट मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो नई कर प्रणाली में जो न्यू टैक्स रिजीम है उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, और पुरानी जो ओल्ड टैक्स रिजीम है क्या वो बरकरार रहेगी या ओवर रूल हो जाएगी, ये आज बजट में एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो देखने के लिए उम्मीद की। चलिए सर, इंतजार बहुत कम है, अब सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है। 10 मिनट के बाद बजट सबके सामने पेश होने वाला है, क्योंकि कैबिनेट से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और कुछ ही मिनटों के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करने वाली हैं।